हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि साहब आपके 2 मई से आपके एमटीएस का एग्ज़ाम है और आज की जो ये हमारी क्लास है वो स्पेशल एमटीएस के लिए लाया हूँ और इसमें हमारा स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम करने वाले हैं। जनाब मैं 2-3 मैराथन यहाँ पर लेने वाला हूँ, एक आज ले रहा हूँ, एक कल परसों में और अपलोड कर दूँगा और आप इन क्लासों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यकीनन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत कुछ लाभदायक होगी क्योंकि बीच में कुछ निर्णय मत लेना, क्लास को पूरी देखिएगा और पूरी देखने पर पता लगेगा कि क्लास कितनी आपके एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें मैं हर उस चीज़ को यानी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की तरह उन पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चले हम बिना समय गंवाए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, अच्छा सा लाइक दीजिएगा और उसके बाद क्लास के अंदर में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और उस हर बच्चे के पास पहुँचाएगा जिसके अभी फिलहाल में जो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, अच्छा एग्जाम है। तो चलिएगा हम क्लास को शुरू करते हैं। चलो सर देखिएगा, एमटीएस में आप जानते ही हो कि जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट में यहाँ पर अपना जो है करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा मैं स्टैटिक पार्ट वाले जीके में शुरू कर रहा हूँ। पहले ही मैं आपको लिख रहा हूँ कि भारत पर अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून आपसे पूछ ले तो वो कौन सा कानून है दोस्त? 1973 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ रहे हो ना। रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत पर बनाया गया पहला क्या है साहब? कानून है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत पर बनाया गया पहला कानून जो 1773 में है। अब देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर आपसे पूछ ले बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड क्लाइव। क्या बताओगे? लॉर्ड क्लाइव। आपको पूछ ले साहब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो आप जनरल क्या बताओगे? वारेन हेस्टिक्स। उसके बाद में आपको पूछ ले भारत का प्रथम गवर्नर तो आप क्या बताओगे? भारत का प्रथम गवर्नर वो आप बताओगे साहब वॉरेन हेस्टिक्स। अब आपको एक अंतिम क्वेश्चन पूछेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो फिर आप बताओगे अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगली बात मेरे दोस्त, आपको यदि पूछ ले भारत का प्रथम वाइसराय तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन है? वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब आपको पूछ लेना कि भारत का प्रथम यानी भारत का अंतिम वाइसराय कौन है? तो वो अपने है साहब माउंट बेटन। ये लो साहब मैंने पहली स्लाइड फटाक से सजा दी। एक बार वापस पुनः देखिएगा, भारत पर अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर तो बंगाल का प्रथम गवर्नर आप किसे बताओगे? लॉर्ड क्लाइव। किसको बताओगे? लॉर्ड क्लाइव। अब आपको पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो फिर आप किसको बताओगे? वारेन हेस्टिक्स। और उसके बाद में यदि आपको पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आप बताओगे, गवर्नर पूछे तो आप बताओगे वारेन हेस्टिक्स। और यदि आपको पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो क्या बताओगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके बाद में यदि आपको भारत का प्रथम वाइसराय पूछे तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वाइसराय पूछे तो लॉर्ड माउंट बेटन। दोस्तों इनकी पूर्ण किस तरीके से हुआ, इनकी पूर्ण की अभी हमारी व्याख्या को जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपको सीधे क्वेश्चन ये मिलने वाले। फटाक से इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं फिलहाल में। देखिएगा अगली बात, देखिएगा अगली बात, भारत शासन अधिनियम ये कब पारित हुआ था? कब आया था भारत शासन अधिनियम? तो आप बताओगे 1958। कब आया था भारत शासन अधिनियम? 1958। अब इसके प्रथम भारत सचिव पूछ लेना आपको, प्रथम भारत सचिव तो वो कौन थे? प्रथम भारत सचिव तो वो थे लॉर्ड स्टैनली। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। कौन थे प्रथम भारत सचिव? कौन है? तो लॉर्ड
ईस्ट इंडिया। अगली बात देखिएगा साहब, यानी इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त कर दिया और सीधा का सीधा जो शासन था भारत का शासन वो किसके हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में यानी महारानी के हाथ में चला गया था। किसके हाथ में चला गया था, महारानी के हाथ में चला गया था। अब देखिएगा हमारी नेक्स्ट बात, जो नेक्स्ट बात क्या है मैं बताता हूँ। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम आपसे पूछ लेना मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया, तो कब आया था 1909 में। इसमें क्या कहा साहब, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, पृथक निर्वाचन की मांग की। ध्यान रखिएगा। अब देखो भारत में सांप्रदायिकता का जनक पूछ ले आपसे, भारत में सांप्रदायिकता का जनक पूछ ले आपसे, तो वो जनक कौन है, वो तो अपने मिंटो है। कौन है, मिंटो। कौन है, मिंटो। तो आपसे पूछे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम मुसलमानों के लिए जिसमें पृथक निर्वाचन की क्या की गई, मांग की गई, और भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी किसको कहते हैं दोस्त, मिंटो को कहते हैं। अगला अधिनियम देखिएगा, वो अगला अधिनियम कौन सा है, मैं कुछ अधिनियम अभी आपको अधिनियम बता रहा हूँ। देखिएगा अगला अधिनियम, वो अगला अधिनियम है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा है, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ध्यान रखना 1919 में कौन सा अधिनियम आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद में 1914-15 में एक आंदोलन आया था, वो कौन सा आंदोलन था, होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, होम रूल आंदोलन। चलाने वाले कौन थे, तो तिलक और एनी बेसेंट। किसके नेतृत्व में, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। समझ गए साहब। अगली चीज देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो कब हुआ था, तो आप बताओगे 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। गोलीबारी किसने की, तो गोलीबारी की थी साहब जनरल डायर ने। किसने की गोलीबारी, जनरल डायर ने। किसने की गोलीबारी, तो बताओगे जनरल डायर ने। फटाक से चीजों का क्या लेते चले दोस्त, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। ध्यान रखना गोलीबारी करने वाले कौन थे, तो कौन थे, जनरल डायर। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट बात कौन सी है, लिखो चोरा चोरी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, चोरा चोरी हत्याकांड। ये चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, तो ये चोरा चोरी हत्याकांड ये कब हुआ, तो ये साहब हुआ था 5 फरवरी 1922 में। कहां पर हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहां पर हुआ था दोस्त, उत्तर प्रदेश में। अगली बात देखिएगा, अगली बात 1927 का साइमन कमीशन। अगली बात देखिएगा नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो कब आई दोस्त, 1928। कब आई थी नेहरू रिपोर्ट, 1928। और इसमें क्या मांग की गई थी, इसमें डोमिनियन स्टेट्स यानी आंतरिक राज्य बनाने की मांग की। और नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट किसने रखी, तो रखने वाले कौन थे, तो रखने वाले ध्यान रखना कौन थे, अपने मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कौन रखने वाले थे, मोतीलाल नेहरू। यानी चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के अंदर हुआ था। उसके बाद 1927 का साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1928 डोमिनियन स्टेट्स यानी आंतरिक पूर्ण स्वराज्य बनाने मांग के रखने वाले कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अगली बात देखिएगा, वो कौन है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन आप षड्यंत्र कह दो, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। तो ये कब आया, ये कब हुआ, 9 अगस्त 1925। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। फटाक से ले लीजिएगा नोट। अब देखिएगा अगली बात, क्योंकि दोस्त मैराथन है और इसके अंदर हम चीज़ों का सिर्फ लिखा करेंगे और आपको चीज़ें क्या होगी, फटाफट वापस रिवीजन करवाने का हमारा क्या रहेगा, सब दायित्व रहेगा। अगली बात देखिएगा, वो अगली बात कौन सी है, तो अगली बात है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पूछ ले कौन करने वाला था, तो अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, JLN यानी जवाहरलाल नेहरू। इसमें साहब पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की। दोस्त फटाफट ध्यान और एकदम बोर्ड पे रहना चाहिए। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष JLN यानी जवाहरलाल नेहरू पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। उसके बाद में अगली देखिएगा, वो देखिएगा 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। 1932 कब? अक्टूबर 1932 पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। किन किन के मध्य? बी आर अम्बेडकर वह अपने कौन? महात्मा गांधी के मध्य। और ध्यान रखना ये जो पूना पैक्ट करवाने वाले कौन थे अपने, किन किन के मध्य? पूना पैक्ट यानी अम्बेडकर और गांधी के मध्य करवाने वाले कौन थे? तो करवाने वाले थे अपने जवाहरलाल नेहरू। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था यरवदा जेल पूना में। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल पूना में। मेरे ख्याल से ये भी स्लाइड आपको अच्छे से कंप्लीट हुई होगी। फटाक से चीज़ों को क्या करते चले दोस्त? नोट करते हुए चले। अब देखिएगा अगली बात देखिएगा वो कौन सी है? फेडरल कोर्ट। बताओ फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? कई बार क्वेश्चन पूछा है फेडरल कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो न्यायाधीश कौन थे? वो थे मॉरिस। कौन थे? मॉरिस। ध्यान रखना मॉरिस यानी मॉरिस, आपको ध्यान रखना फेडरल कोर्ट 1937 में प्रथम कौन थे? प्रथम अपने न्यायाधीश थे कौन थे? मॉरिस। यानी इसके जो फेडरल कोर्ट में नियम क्या था साहब? इसके जो निर्णय आते थे वो निर्णय कहाँ पर दिए जाते थे? इंग्लैंड में। यानी फेडरल कोर्ट की जो सुनवाई होती थी वो कहाँ पर होती थी दोस्त? इंग्लैंड में होती थी। इसका मतलब ये। अब देखिएगा अगली बात वो कौन सी अगली बात दोस्त? वो देखिएगा 1900 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव। और पेश करने वाले कौन थे इस अगस्त प्रस्ताव को? तो पेश करने वाले थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन प्रस्ताव के पेश करने वाले थे? लॉर्ड लिनलिथगो। यानी अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव और पेश करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला देखिएगा मार्च 1942 कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कब आया था? मार्च 1942 में। ध्यान रखना इसी क्रिप्स मिशन को दो नाम देते हैं। एक तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। और अगली बात देखिएगा जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसे शैतान की वकालत कहा। फटाक से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो क्रिप्स मिशन कब आया था? वो आया था कब था? मार्च 1942 में। महात्मा गांधी ने इसे क्या था कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे शैतान की क्या बोला दोस्त? वकालत का। शैतान की क्या कहा? वकालत का। फटाक से चीज़ों को क्या करते हुए चलिएगा, साथ साथ में चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिएगा अगली बात, और वो अगली बात कौन सी है दोस्त? तो देखिएगा अब देखिएगा 1946 में मिशन आया। वो कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। ध्यान रखना कैबिनेट मिशन कब आया था? अपना अगस्त 1946 में। कब आया था? अगस्त 1946 में। अब देखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे वो थे सर एथिक लॉरेंस। और ये जो अपना ये जो आया था ना ये कैबिनेट मिशन, ये भेजने वाले कौन थे? तो ये भेजने वाले थे अपने क्लाइमेट एटली। यानी उस पर क्लाइमेट एटली इंग्लैंड के क्या थे? PM थे। क्लाइमेट एटली ने इसे क्या भेजा था? भारत भेजा था। यानी भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करने के लिए क्लाइमेट एटली ने इसे कहाँ भेजा था? भारत भेजा था। अब देखिएगा अगली बात,
पहले देखिए स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिएगा जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था वो कब आया था? वो आया था जून 1947। कब आया था? जून 1947। यानी अपना कौन सा अधिनियम? स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्त, ये कब आया था? ये आया था जून 1947। इस स्वतंत्रता अधिनियम में क्या किया था? इस स्वतंत्रता अधिनियम में भारत को स्वतंत्र करने की क्या की थी दोस्त? घोषणा की थी। भारत को स्वतंत्र करने की क्या की थी? घोषणा की थी। अब देखिएगा अगली बात, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ये जो माउंटबेटन योजना आई थी, ये सर कब आई थी? ये आई थी अपनी 3 जून 1947। कब आई थी? 3 जून 1947। अब देखिएगा प्रथम संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, ये बैठक सर कब हुई थी? तो ये प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, वो अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे अस्थायी। और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष बने थे, वो बने थे अपने राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और ये राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो ये बने थे 11 अक्टूबर 1946। 11 अक्टूबर 1946 में, सॉरी 11 अक्टूबर में, 11 दिसंबर 1946। समझ गए? अब देखिएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अपने वीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, यानी वीटी कृष्णामाचारी और कौन थे? अपने एच.सी. मुखर्जी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है साहब, है ना। वीटी कृष्णामाचारी क्या कि इस भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? अपने वीटी कृष्णामाचारी। फटाक से इन चीज़ों को भी क्या कर लीजिएगा दोस्त? नोट कर लीजिएगा। फटाक से चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कर लिया होगा दोस्त, नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा फटाक से अगली चीज वो कौन सी है साहब? तो अपनी उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। सर ये उद्देश्य प्रस्ताव तो देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? तो ये रखा था 13 दिसंबर 1946। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में। पारित कब हुआ? तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया था? पारित। और रखा किसने था? तो रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अब देखिएगा अगली बात कौन सी साहब? भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया। क्या पूछ लेना, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो किसने किया था? B.N. राव ने तैयार किया। उसके बाद में देखिएगा प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। एक इसका और नाम है, वो है पांडुलेखन समिति। ये क्या थी सर? ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 7। कितने थे? 7। और उसके बाद में सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अपने B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर, ध्यान रखना, B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष कब बने? तो ये अध्यक्ष बने थे साहब 30 अगस्त। ये अध्यक्ष कब बने थे? 30 अगस्त 1947 को बने। लेकिन प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति वो कब बन गई? 29 अगस्त 1947 को। और इसके जो सदस्य थे, कितने सदस्य? 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ये बनी कब थी? 30 अगस्त। तो एक बार में इतनी सी हमारी जो मैंने अभी आपको बातें की थी वो किसकी की थी साहब?
हमारे थोड़ी बहुत राजनीति की मैंने शुरुआती चर्चा की थी। अब देखिएगा राजनीति के बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ यहाँ पर आपको भूगोल की। किसकी चर्चा करता हूँ? भूगोल की। फटाक से और ध्यान से देखिएगा भूगोल में पहले ही बोलता हूँ कि भारत विश्व में भारत की स्थिति, तो विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है। आपको पूछे ना विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत कहाँ पर है दोस्त? यहाँ पर है। तो इसका मतलब विश्व में भारत की स्थिति कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व है। ये कहाँ पर स्थिति है? विश्व में, यानी विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति पूछे तो कहां पर बताओगे? उत्तर पूर्वी। एशिया महाद्वीप में पूछे, एशिया महाद्वीप में पूछे तो कहां पर बताओगे? एशिया महाद्वीप में बताओगे दक्षिण दिशा। कहां पर बताओगे? दक्षिण दिशा। अब देखिएगा भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। फटाक से मैं नाम लिख रहा हूं। पहले कौन सा राज्य है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में अपना मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम कौन सा रम? मिजोरम। तो ध्यान रखना पूर्वोत्तर के कितने राज्यों से गुजरती है? 2 राज्यों से, एक त्रिपुरा और एक कौन सा है? मिजोरम। और वैसे पूरे कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। उसके बाद में सर्वाधिक कौन से राज्य से गुजरती है? तो किससे गुजरती है? एमपी से। और सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है? कौन से गुजरती है? अपने राजस्थान। तो ये आपको कौन सी थी? मैंने भारत में कर्क रेखा बता दी। अब देखो भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितना डिग्री से है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सर इस भारतीय मानक समय रेखा के अंदर क्या है दोस्त? इसके अंदर क्या है? ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भारत में प्रवेश करती है नैनी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करती है? नैनी उत्तर प्रदेश से। ब्रिटेन से कितने घंटे आगे चलती है? तो 5.5 घंटे ब्रिटेन से क्या चलती हैं? आगे चलती हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती हैं? 5। पांचों के नाम लिख दूं। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में अपना कौन सा आता अगला? ओडिशा, और ओडिशा के बाद में कौन सा आता? आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से गुजरती? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। फटाक से चीजों का क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगली बात बता रहा हूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत है जो कितने राज्यों के साथ बनाता है? BCP देशों के साथ बनाता है। बचपन में MBA यानी बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाक, फिर नेपाल, फिर अपना म्यांमार, फिर कौन सा है? भूटान है, और फिर कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। अब देखिएगा सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? तो सबके साथ ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा बनाए, कम बनाए तो वो किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। और उसके बाद में यदि आपको क्रम पूछे इनका तो ये BCP इनका ध्यान रखना है। बचपन में MBA, ये क्रम सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो अब देखिएगा अगली बात, अगली बात कौन सी है साहब? वो भारत का भौतिक विभाजन। भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कितने में किया गया? 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 6। अब 6 भागों में सबसे प्राचीन कौन सा है? और तो वो सबसे प्राचीन ध्यान रखना वो कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब इस प्रायद्वीपीय पठार की कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता दूं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाई मुदी, अनाई मुदी। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार में महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है अपनी नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। इन नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है सर? एक तो यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। पूछ ले रहा है भारत में टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो कौन सी पहाड़ियों में पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगली बार नीलगिरी पहाड़ियों में यहीं पर एक साइलेंट वैली, साइलेंट वैली
राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये है कहाँ पर? तो ये साइलेंट वैली ये केरल में है। वैसे ये अपनी नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में अंदर फैली है। एक तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है और कौन सा है? केरल है। कर्नाटक और कौन सा है? केरल है। फटाक से इन चीज़ों को भी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगली बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब थोड़ी हिमालय की हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब देखिएगा हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले तो वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अपनी कंचन, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर दोस्त? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अगली बात साहब, इसको तिब्बत में चौमा लोंगमा के नाम से जाना जाता है। समझ गए? अब देखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये कौन सी दोस्त? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो ध्यान रखना आपने, कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। दूसरी पूछ ले तो कौन सी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड। और कंचनजंगा पूछ ले तो कहाँ पर है? सिक्किम में। ध्यान रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ पर है? अपना सिक्किम में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड। फटाफट इन चीज़ों का भी क्या कर लीजिएगा दोस्त? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और फिर देखिएगा अगली बातें। इनमें पानी पी लेता हूँ उतने में, थोड़ा सा फटाफट इन चीज़ों का आप क्या करें? नोट करें उतने में। ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि चीज़ों को ध्यान से जब पढ़ते हुए चलोगे ना तभी कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्त, वरना तो क्या ही मिलेगा। उतने में थोड़ी सी इंक भी डाल लेता हूँ और फिर हम अगली बात करते हैं। अब देखिएगा अगली बात, तो अगली बात अब कौन सी है दोस्त अपनी? अब कुछ मैं आपको इतिहास के बारे में बातें बताता हूं। इतिहास के बारे में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, मैं प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यताएं। और उसके बाद में अगली बात आपको क्या ध्यान में, कांस्य युगीन के बाद में अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मात्र शतात्मक है। कैसी है? मात्र शतात्मक है। इसकी लिपि कैसी है साहब? इसकी लिपि है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार या भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार या भाव चित्रात्मक लिपि। उसके बाद में अगली बात देखिएगा, ये अपनी इसका जो सबसे ज़्यादा स्थल इसके कहाँ पर खोजे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्थल अपने हैं इसके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। और सबसे कम स्थल, सबसे कम स्थल पूछ ले तो वो है अफगानिस्तान। कहाँ पर है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में 2 स्थल है, एक तो है अपना मुंडीगोक, मुंडीगोक, और एक है अपना सोर्थ गोई। एक अपना कौन सा है? सोर्थ गोई। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये इतनी की बातें हमने किसकी की थी? अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूँ। उच्चतम बिंदु कौन सा है भारत में? मांडा। ये है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है अपना देमाबाद। देमाबाद अपनी नदी कौन सी? तो परवरा नदी। और ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद में ये कौन सा बिंदु? तो ये है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर है जो ये अपनी कौन सी नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे,
हिंडन नदी के किनारे और है कहाँ पर, यूपी में। और इधर है अपना पश्चिम बिंदु है वो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी है, तो नदी है अपनी दास्क नदी। दास्क नदी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले तो कितना किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की पूछ ले तो कितनी है, 1600 किलोमीटर। अब अगली बात ध्यान रखिए, यदि आपको सबसे उत्तरतम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम पॉइंट पूछे तो कौन सा बताओगे, मुंडीगोक और सोइतकोई। और उसके बाद में आपको यदि भारत में सबसे पश्चिमतम मुंदी पूछे, भारत में सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछे तो आप किसको बताओगे, अपने नागेश्वर को बताओगे, जो कहाँ पर है अपना गुजरात में। नागेश्वर को बताओगे जो कहाँ पर है अपना गुजरात में। अब देखिएगा अगली बात, ये C14 पद्धति के अनुसार कितने पुरानी है साहब, तो ये 2350 से लेकर के ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले की है, यानी 1750 ईसा पूर्व पहले की है। अब कुछ बातें, अगली कुछ बातें देखो, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, मन के बनाने के कारखाने तो वो मिले थे चनूदड़ों से। कहाँ से मिले थे, चनूदड़ों से। उसके बाद में अगली गोदीवाड़ा बोलो या फिर आप बंदरगाह बोलो, ये कहाँ से मिला था, तो ये मिला था अपने लोथल से। कहाँ से मिला था, लोथल से। मर्तकों का टीला किसे कहते हैं, मर्तकों का टीला तो ये कहते हैं मोहनजोदड़ो को। किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में गरीबों की बस्ती किसे कहते हैं, गरीबों की बस्ती, तो ये ध्यान रखना, गरीबों की बस्ती कहते हैं, वो कहते हैं अपने कालीबंगा को। किसको कहते हैं, कालीबंगा को। एक दो और पॉइंट ध्यान रखना, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो भी कहाँ से मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ से मिले थे, कालीबंगा। अगली बात देखिएगा, अब अगली बात कौन सी है साहब, तो देखिएगा धोलावीरा। कौन सा वीरा, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बंटा हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बंटा वो कौन सा है, धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा। अब अगला बात, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में राजस्थान में अपना भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। एक बार इतनी सी आप सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों को फटाक से क्या कर लीजिएगा दोस्त, नोट कर लीजिएगा फटाक से। अब देखिएगा अगली बात, और अगली बात इसी सभ्यता के एक बहुत बता दूं कि कब्रिस्तान एच, कौन सा, कब्रिस्तान एच कहां से मिला, तो वो मिला था हड़प्पा से। समझ रहे हो ना। और उसके बाद में अपना ये आपको कब्रिस्तान एच ध्यान रखना, ये इतनी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखिएगा अगली बात मैं थोड़ी सी आपको कौन सी सभ्यता बता देता हूँ, वैदिक सभ्यता। तो फटाक से अपनी कॉपी में क्या हेडिंग लगा लो, वैदिक सभ्यता। मेरे ख्याल से आपको काफी चीजें मिल रही होगी दोस्त, और ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत कुछ लाभदायक मिलेगी आपको ये चीजें। अब देखिएगा अगली वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, अब देखो वैदिक सभ्यता अपनी कैसी थी, तो ये पितृ शतात्मक थी। कैसी थी, वो मातृ शतात्मक थी, और ये कैसी है साहब, पितृ शतात्मक। अगली बात देखिएगा वो कौन सी है साहब, ये भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी भारत की पहली नगरीय सभ्यता तो कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये कैसी है साहब, ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद में यहाँ पर ये लोह युगीन सभ्यता थी। कैसी थी, लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, तो लोह युगीन सभ्यता थी। अब देखिएगा इसकी अगली बात, ऋग्वेद, या फिर इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया। आर्यों ने बसाया। पूछ लेना सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया, तो बसाने वाले कौन थे, आर्य थे। बसाने वाले कौन थे, तो कौन थे, अपने आर्य। यानी सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन है, तो कौन है, अपने आर्य। अब देखिएगा अगली बात कौन सी, मैं ऋग्वेद की कुछ बात कर लेता हूँ। ऋग्वेद में ध्यान रखना 10 तो क्या है आपके
मंडल। 1028 क्या है अपने सूक्त। 1028 क्या है अपने सूक्त, यानी 10 तो क्या है अपने मंडल और 1028 क्या है सूक्त। और वेदांग कितने हैं, तो वेदांग है 6। कितने हैं 6। अब देखिएगा सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख। अब अगली बात देखिएगा, अगली बात क्या है साहब कि नहीं अपना वैदिक सभ्यता में गाय को अग्निया कहा, गाय को क्या कहा है अग्निया कहा है, गाय को क्या कहा है अग्निया कहा है। ये लो जी आपकी थोड़ी सी मैंने किसकी बातें की है, वैदिक सभ्यता की। अब देखिएगा अगला और दूसरा जो ये वेद था वो कौन सा था, यजुर्वेद। यजुर्वेद की इतनी कोई खास बातें नहीं है। और अगला देखिएगा सामवेद। सामवेद का बातें ध्यान रखनी है। सामवेद का क्या ध्यान रखनी है साहब, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक आप किससे पूछ ले तो भारतीय संगीत का जनक कौन है, सामवेद। उसके बाद में अर्थवेद, अथर्ववेद का आपको पूछ लेना, अथर्ववेद का पूछे तो जादू, टोना, टोटका वाला वेद आपसे पूछे तो वो कौन सा है, तो वो है अपना अथर्ववेद। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अब देखिएगा अगली बात, और वो अगली बात कौन सी है साहब, वैदिक सभ्यता में रत्निनों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता में रत्निनों की कितनी संख्या थी, तो रत्निनों की संख्या थी अपने 12। कितनी थी 12। लेकिन ये जो 12 थी ये राजा सहित थी। यदि राजा को छोड़ के पूछे ना तो राजा को छोड़कर कितने थे रत्निन अपने 11, लेकिन राजा सहित कितने थे 12। राजा सहित कितने थे अपने रत्निन 12। अब देखिएगा अगली बात, तो ये एक बार फटाक से आप इस सभ्यता को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर हम इससे अगली बातें करते हैं। चलो तो दोस्त आज के लिए हम इतना ही करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारी क्लास को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी की तरह कुछ और मैं नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप हमारे चैनल नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा लाइक दीजिएगा, और क्या कीजिएगा अपना कमेंट कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।